हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे एक नई यूनिट, दैट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अब ये यूनिट आपकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में ही कॉमन है, तो हम इसको एक साथ यहीं पे कवर कर लेंगे, ठीक है। और अगर अभी तक आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है जहां पे हमने डिस्कस किया था इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। और अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहती हैं मैं वहाँ पे रेगुलरली पोस्ट कर देती हूँ, ठीक है। और जहाँ तक रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलती है, तो इग्नू स्क्वाड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, क्या कोई सेलर बिना कम्युनिकेशन के अपने बायर को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है, राइट। क्योंकि कम्युनिकेशन हमारी लाइफ में मेजर रोल प्ले करता है। अगर मैं सिर्फ बायर सेलर की ही बात ना करूं, आप अगर इंडिविजुअल लेवल पे भी बात करिए तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम मार्केटिंग पढ़ रहे हैं तो हम मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में ही यहाँ पे बात करेंगे, ठीक। तो अगर कोई सेलर को अपने प्रोडक्ट को पिच करना है कंज्यूमर तक, उसको अट्रैक्ट करना है अपने प्रोडक्ट की तरफ, तो उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बायर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, राइट। So the core of promotion is communication. The promotional communication aims at informing and persuading the actual or potential customers about the merit of a product with an intention to make them permanent loyal customer. तो आपको याद होगा 4 P's of marketing mix के बारे में हमने बात किया था, ठीक है। 4 P's कौन से होते हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट पूरी तरह फॉर्म हो चुका है, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी जा चुका है, लेकिन क्या अगर हम अपने प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं करेंगे, प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नहीं बताएंगे, या फिर ये नहीं बताएंगे कि हमारा प्रोडक्ट खरीदने से उन्हें क्या बेनिफिट मिलेगा, तो क्या वो प्रोडक्ट को परचेज करेंगे? नहीं करेंगे। तो हमारा जो भी पहले प्रोसेस रहा, हमने प्रोडक्ट को बनाया, प्रोडक्ट की प्राइसिंग करी, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो क्या ये कभी भी एक सक्सेसफुल साइकिल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव क्या है? अपने कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना अपने प्रोडक्ट से, राइट। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट को प्रॉपरली पिच ही नहीं कर पा रहे, प्रमोट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जितना प्रोसेस हमने पीछे किया वो क्या हो जाएगा? वेस्ट, राइट। तो इसीलिए प्रोडक्ट को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं वो अट्रैक्ट हो सके और प्रोडक्ट को परचेज कर सकें, ठीक। अब यहाँ पे कंज्यूमर सिर्फ अट्रैक्ट होके परचेज नहीं करता प्रोडक्ट, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपका प्रोडक्ट वो परचेज कर रहा है तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट दिखा रहा होता है, राइट। अगर हम भी कोई प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो एक विश्वास होता है ना कि ये प्रोडक्ट अगर हम लेंगे तो हाँ ये प्रोडक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो सिर्फ अट्रैक्ट करना ही एक मोटिव नहीं होता है, कंज्यूमर्स के बीच में ट्रस्ट जगाना कि हाँ वो हमारे प्रोडक्ट को ट्रस्ट कर सकते हैं, उनको बेनिफिट होगा, तभी वो एक लॉयल कस्टमर बन पाएगा, ठीक है। So in the age of information, marketing is incomplete without effective communication with the prospective buyers about the right product at the right price that is available at the right place. Marketers must communicate the product, its features, etc. to the target customers by formulating right message in the language that is understood by them. तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो कंज्यूमर है उस तक हमें प्रॉपरली अपने प्रोडक्ट के फीचर्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को कम्युनिकेट करना चाहिए, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ ये होती है कि जो कंज्यूमर है वो क्या प्रिसीव करता है। मतलब कहने का ये है कि सेलर जो बोलना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है, क्या कंज्यूमर सेम तरीके से उसको समझ भी रहा है या नहीं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो सेलर समझाना चाह रहा है, कम्युनिकेट करना चाह रहा है, इन्फॉर्म करना चाह रहा है, बायर उसको उस तरह से नहीं कंसिडर कर रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि कंज्यूमर को उसी लैंग्वेज में पिच करें जो लैंग्वेज वो समझता हो। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, लेट्स से कोई बिजनेस फर्म है, ठीक है, और वो इंटरनेशनल मार्केट में वर्क कर रही है और वहां पे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है। अब अगर वहां पे जो प्रमोशनल टेक्निक यूज की जा रही है या प्रमोशन कम्युनिकेशन जो यूज किया जा रहा है वो हिंदी लैंग्वेज है, लेकिन आपकी जो पॉपुलेशन है वो कौन सी लैंग्वेज समझती है, इंग्लिश लैंग्वेज समझती है, तो क्या यहाँ पे आप प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाएंगे उन कंज्यूमर्स को? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मार्केटर को यहाँ पे दो चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली ये कि जो प्रोडक्ट है वो राइट कंज्यूमर तक राइट टाइम पे और राइट प्लेस पे पहुंचे। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि हम अपने प्रोडक्ट को प्रॉपरली प्रमोट कर सकें और उसी लैंग्वेज में प्रमोट कर सकें जिस लैंग्वेज को हमारा कंज्यूमर समझता है। ठीक, तो इतनी देर से हम डिस्कस कर रहे हैं कम्युनिकेशन के बारे में, तो एक बार समझ लेते हैं कि कम्युनिकेशन की एक्चुअल मीनिंग क्या होती है। ठीक, तो कम्युनिकेशन वर्ड हमारा डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से जो कि है कम्युनिस। ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड है कम्युनिस जिसका मतलब होता है commons. So communication is a process of transmission of message, information, etc. and creation of understanding between the two or more persons. Communication क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम मैसेज या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। ठीक है, अब देखिए कम्युनिकेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि यहाँ पे मैंने कम्युनिकेट कर दिया, अपनी बात रख दी और बात वहां खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं अपनी ही बात करूं तो यहाँ पे मैं आपको अगर लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ या फिर वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ, आप बाद में इनको सुनते हैं और अपने फीडबैक्स देते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर कम्युनिकेशन कहलाता है। ओके, अब अगर जैसे क्लासरूम की भी बात करूं तो क्लास में जब टीचर्स आपको लेक्चर्स देते हैं, लेक्चर्स वाले डांटने वाले लेक्चर्स नहीं कह रही हूँ, पढ़ाने वाले लेक्चर्स कह रही हूँ। ठीक, तो जब टीचर्स आपको लेक्चर्स देती है तो वो भी एक तरह से वन वे कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि वहां पे टीचर आपको समझा रहे हैं और आप सिर्फ सुन रहे हैं। लेकिन वो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? जब आप अपना फीडबैक देते हैं। ठीक है, फीडबैक अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स। ओके, सो द मार्केटिंग कम्युनिकेशन रिफर्स टू द मीन्स adopted by the companies to convey messages about the product and the brand they sell, either directly or indirectly to the customers with the intention to persuade them to purchase. In other words, the different mediums that company adopts to exchange the information about their goods and services to the customers is termed as marketing communication. अब आपको कम्युनिकेट करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत पड़ती है ना? अगर आपको अपने फ्रेंड से बात करनी है और ये जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है इसमें आप बार बार मिल तो सकते नहीं है, तो आपका मीडियम क्या होता है? मोबाइल फोन। ठीक, तो हमको कम्युनिकेट करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होती है। तो उसी तरह से मार्केटर को भी अगर अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, अपने ब्रांड के बारे में बताना है कंज्यूमर को, तो उनको अगर उससे कम्युनिकेट करना है तो यहाँ पे उनको भी किसी ना किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी, राइट? तो जब बिजनेस फर्म ये मीडियम्स को यूज करती है और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अपने गुड्स या सर्विसेज के बारे में कंज्यूमर को, तो इसी को कहते हैं हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अब ये मीडियम आपका एडवर्टाइजिंग भी हो सकता है, सेल्स प्रमोशन भी हो सकता है, पर्सनल सेलिंग भी हो सकता है, एक्सेट्रा। इनके बारे में हम आगे इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। पहला फंक्शन है मेकिंग द पोटेंशियल कंज्यूमर अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट। तो अभी हम ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि अगर प्रोडक्ट को हमें मार्केट में सेल करना है तो हमें पहले प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक, प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में कंज्यूमर्स को बताना होगा, उन्हें अवेयर कराना होगा, राइट? नेक्स्ट पॉइंट है परसुएडिंग द कंज्यूमर्स टू बाय द प्रोडक्ट। अब जब हम कंज्यूमर को प्रॉपरली प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं तो वो किस लिए करते हैं? ताकि कंज्यूमर इजीली प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए और उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन हो गया। नेक्स्ट है मोटिवेटिंग द कंज्यूमर्स टू बाय द प्रोडक्ट बाय स्पेशल इंसेंटिव्स।
अब यहाँ पे सेलर बायर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करता है, स्पेशल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है या फिर अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है ताकि कंज्यूमर मोटिवेट होके प्रोडक्ट को परचेज कर ले। अब ये प्रोसेस में कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? सपोज करिए कि कोई एक बिजनेस फर्म है, ठीक है, उसने सेल निकाली हुई है अपने प्रोडक्ट पे, ठीक, और वो ऐसी जगह मार्केट में है जहाँ पे पीपल इतना ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, वहां पे बैनर्स लगा दिए इंग्लिश में सेल के, ऑफर्स के। तो क्या वहां पे कंज्यूमर्स इजीली उसको समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे ना, कम्युनिकेशन बैरियर या फिर मैं कहूँ लैंग्वेज बैरियर आएगा। अब ये नहीं कह रही मैं कि उनको एकदम समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर एक जनरल बात करें, अगर जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा लिटरेट नहीं है, इतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो आपने जो इंसेंटिव्स दिए हैं, जो भी बिजनेस फर्म इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है, डिस्काउंट प्रोवाइड कर रही है, तो क्या वो कंज्यूमर तक ईजिली कन्वे कर पाई? नहीं कर पाई। तो इसीलिए यहाँ पे लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। कम्युनिकेशन एक प्रॉपर लैंग्वेज में होना बहुत जरूरी है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है रीअश्योरिंग द कंज्यूमर्स एंड हेल्पिंग टू ओवरकम द पोस्ट परचेज डिसोनेंस। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट परचेज डिसोनेंस? देखिए, पोस्ट परचेज का क्या मतलब होता है, परचेज के बाद, ठीक है। तो पोस्ट परचेज डिसोनेंस ये होती है कि जब कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट को परचेज करता है लेकिन वो उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं निकलता है, तो यहाँ पे दो चीज हो जाती हैं, या तो कंज्यूमर रिग्रेट करता है उस पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट को लेने की वजह से, ठीक, या तो फिर वो प्रोडक्ट को वापस कर देता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं पोस्ट परचेज डिसोनेंस। जैसे अगर आप अपने ऊपर एग्जांपल लेके देखिए, तो लेट्स से कि आपने एक फेस वॉश परचेज किया, ठीक है, किसी ब्रांड का, और वो ब्रांड ये दावा करती है कि अगर आप इस फेस वॉश को यूज करेंगे तो आपकी जो फेस की जो ऑयल है, डर्ट है, वो खत्म हो जाएगी और जो पिंपल्स होते थे आपको वो नहीं होंगे, ठीक है। अब आपने उस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया ये सोच के, लेकिन जब आपने उस प्रोडक्ट को यूज किया तो आपको ये रियलाइज हुआ कि कंपनी जो बोल रही है, जो दावा कर रही है, वो तो निकला ही नहीं, ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट किस लिए परचेज किया था, कि आप प्रोडक्ट से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, इसलिए आपने उस प्रोडक्ट को परचेज किया, लेकिन वो प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं निकला, राइट। तो यहाँ पे आप रिग्रेट करेंगे, पहली बात तो उस प्रोडक्ट को लिया आपने, दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि आप उस प्रोडक्ट को लें और जाके वापस कर दे कि आपको ये प्रोडक्ट अब नहीं चाहिए। तो इसी को कहा जाता है पोस्ट परचेज डिसोनेंस, ठीक। लास्ट पॉइंट है बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग ब्रांड लॉयल्टी अमंग कंज्यूमर्स। अब कम्युनिकेशन के थ्रू ही जो बिजनेस फर्म होती हैं वो ये विश्वास दिलाती हैं अपने कंज्यूमर को कि हमारी ब्रांड लॉयल है और इजीली कंज्यूमर ट्रस्ट कर सकता है और प्रोडक्ट को परचेज भी कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर अट्रैक्ट होके तो प्रोडक्ट को परचेज करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट होता है, उसके बाद ही वो प्रोडक्ट को परचेज करेगा, ठीक है। अगर आप किसी प्रोडक्ट को देखते हैं तो आप अट्रैक्ट जरूर होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते, क्योंकि आपकी जो गट फीलिंग है ना वो आपको परचेज नहीं करने देती, आपको लगता है कि नहीं यार इतना ट्रस्ट वर्दी नहीं है ये प्रोडक्ट, राइट। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अट्रैक्ट होके वो प्रोडक्ट परचेज कर लेगा, कभी ऐसा होता है कि इम्पल्स बाइंग कर जाता है कंज्यूमर, लेकिन हर बार नहीं होता है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में। So the basic goal of communication is a common understanding of the meaning of information being transmitted. In other words, the receiver of the information should understand as closely as possible the meaning intended by the sender of the message. It is largely the responsibility of the sender to ensure that this purpose is अचीव, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया भी था कि कम्युनिकेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि जो सेंडर है उसने बस बता दिया, कम्युनिकेट कर दिया और ये कम्युनिकेशन हो गया, नहीं। सेंडर ने जो कम्युनिकेट किया और बायर ने उसको किस तरह समझा, कितना समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और तब इसको हम कम्युनिकेशन प्रोसेस कहते हैं या प्रॉपर कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक। तो दो एस्पेक्ट्स होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के, पहला है आपका एलिमेंट्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस और दूसरा है स्टेप्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है।
इस चार्ट को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले डिटेल को पढ़ लेते हैं, तभी आपको ये चार्ट भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक, चल सबसे पहले आता है हमारा सेंडर। नाम से समझ में आ रहा होगा सेंडर का क्या मतलब होता है, जो मैसेज सेंड कर रहा है, जो सोर्स है। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सोर्स। Sender or source of a communication is the person or organization that has the information to share with another person or group of persons. The source may be an individual or a non-personal entity. तो sender या source कोई person हो सकता है या फिर कोई firm हो सकती है, कोई organization हो सकता है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता है किसी दूसरे पर्सन को या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को या फिर ग्रुप ऑफ पर्संस को। ठीक है, अब ये जो हमारा सोर्स है या ये जो हमारा सेंडर है, अगर ये इंडिविजुअल है तो जैसे सेल्स पर्सन हो गया या सेलिब्रिटी हो गए, ये हो सकते हैं। और अगर हम नॉन पर्सनल एंटिटी की बात करें तो ये कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सेंडर या सोर्स वो पर्सन या वो ऑर्गेनाइजेशन या वो ग्रुप ऑफ पीपल जो कि इंफॉर्मेशन को दूसरे पर्सन या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, अब ये इंडिविजुअल भी हो सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है सेंडर। इसको एकदम लाइन से ही पढ़िएगा, लाइन से ही याद करिएगा, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस में आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर एनकोडिंग। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में सेंडर या फिर सोर्स का होना जरूरी है। ठीक, अब नेक्स्ट बात आती है कि ये सेंडर या सोर्स किस लिए है इस प्रोसेस में, इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है कि इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। अभी इंफॉर्मेशन वर्ड्स में भी हो सकती है, सिंबल्स में भी हो सकती है या पिक्चर्स में भी हो सकती है। ठीक है, अब ये सिंबल, वर्ड्स या पिक्चर्स ऐसे यूज करनी चाहिए कि जो आपका रिसीवर है उसको इजीली ये समझ में आ पाए। ठीक है, तो एनकोडिंग का बेसिकली क्या मतलब होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन को किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो चाहे वर्ड्स हो, सिंबल्स हो, पिक्चर्स हो या इन तीनों में से किसी का कॉम्बिनेशन हो, लेकिन वो ऐसे करनी चाहिए कि जो आपका रिसीवर है वो उसको समझ पाए। ठीक, the communication process begins when the source or sender selects words, symbols, pictures and the like to represent the message that will be delivered to the receiver. This process is known as encoding, involves putting thoughts, ideas or information into a symbolic form. The sender's goal is to encode the message in such a way that it will be easily understood by the receiver. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट है हमारा मैसेज। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन के लिए एक सेंडर या सोर्स का होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि जो इंफॉर्मेशन है, जो कम्युनिकेट करना है, वो हम सिंबल्स के फॉर्म में, वर्ड्स के फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन वो सिंबल, वर्ड्स या पिक्चर्स को हमें ऐसे यूज करना है कि जो हमारा रिसीवर है वो उसको उसी तरह से समझ सके। ठीक, अब आप मुझे बताइए, जो भी हम सिंबल, वर्ड्स या पिक्चर्स को यूज कर रहे हैं वो हमें कुछ मैसेज ही तो कन्वे करना चाह रही है, राइट? अब ये मैसेज आपका वर्बल फॉर्म में भी हो सकता है, नॉन वर्बल फॉर्म में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है या फिर सिर्फ सिंबॉलिक हो सकता है। ठीक है, अब वर्बल का क्या मतलब होता है, बोल के। ठीक है, नॉन वर्बल का मतलब होता है थ्रू योर जेस्चर्स। ठीक है, अपने हाव भाव से बात को कन्वे करना। अब जैसे कि अगर एग्जाम्पल लूं तो आप किसी की रिलेटिव के घर आए, ठीक है, तो आप अगर उनको नमस्ते करते हैं तो ये क्या है, आपका जेस्चर है ना, आप एक तरह से उनको रेस्पेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कुछ बोला नहीं लेकिन अपने एक्शंस के थ्रू आपने बोला। ठीक है, तो ये भी एक तरह से कम्युनिकेशन होता है। ठीक, ओरल और रिटन ये आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे मैसेज से क्या मतलब हुआ कि जो भी हमने वर्ड्स, सिंबल या पिक्चर्स को यूज किया उनके थ्रू हम कुछ मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये मैसेज हम वर्बली भी कन्वे कर सकते हैं, नॉन वर्बली भी कन्वे कर सकते हैं, ओरल या रिटन फॉर्म में भी कन्वे कर सकते हैं या फिर सिंबॉलिक फॉर्म में भी कन्वे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली ये होती है कि जो भी मैसेज हम चूज कर रहे हैं ट्रांसमिट करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए अपने रिसीवर को, वो इजीली चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू ट्रांसफर हो पाए।
ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं चैनल के बारे में। देखिए, ये मैंने आपको बताया भी था कि जब भी कोई कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टैब्लिश होता है या कोई भी कम्युनिकेशन होता है तो उसको एक चैनल की जरूरत होती है, उसको एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो चैनल है उसको क्या कहा जाता है, मीडियम भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है वो दो तरह का होता है, एक होता है हमारा पर्सनल चैनल और एक होता है हमारा नॉन पर्सनल चैनल। पर्सनल चैनल, जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, पर्सनल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम 1 to 1 बात कर सकते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी पर्सनल सेलिंग होती है, उसमें क्या होता है कि जो सेल्स पर्सन होता है वो डायरेक्टली कंज्यूमर से बात कर सकता है, अपनी बात कन्वे भी कर सकता है और फीडबैक भी तुरंत ले सकता है। ये होती है हमारी पर्सनल चैनल कम्युनिकेशन। वहीं अगर मैं नॉन पर्सनल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन की बात करूं, जैसे आपका एडवर्टीजमेंट हो गया, राइट। अब आप मुझे बताइए, क्या एडवर्टीजमेंट को हम पर्सनल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो एडवर्टाइजर है वो यहाँ पे मास कम्युनिकेशन कर रहा है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से ना डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहा है, ना उनके फीडबैक्स तुरंत दे रहा है। यहाँ पे वो किसको टारगेट कर रहा है, पूरी सोसाइटी को, पूरे कंज्यूमर सेगमेंट को टारगेट कर रहा है। तो यहाँ पे पर्सनल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं सेट होता है। ठीक है, तो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, एक मीडियम होता है जिसके थ्रू सेंडर अपनी बात रिसीवर तक पहुंचा सकता है। ठीक है, अब ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन पर्सनल चैनल भी हो सकता है और नॉन पर्सनल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन भी हो सकता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिसीवर। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि एक सेंडर या सोर्स का होना बहुत जरूरी है अगर हमें कम्युनिकेशन प्रोसेस करना है। ठीक, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि जो भी हमें कन्वे करना है वो वर्ड्स, सिंबल्स या पिक्चर्स के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन उनको इस तरह से यूज करना है कि जो हमारा रिसीवर है वो उसको प्रॉपरली इजिली समझ सके। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया कि जो भी सिंबल, वर्ड्स, पिक्चर्स हमने यूज करी, ये किस लिए यूज करी, कोई मैसेज को कन्वे करने के लिए यूज करी है ना, कोई बात अपनी समझाने के लिए ही यूज करी है, राइट। तो अब हम इसको वर्बली भी समझा सकते हैं, नॉन वर्बली भी समझा सकते हैं, ओरल फॉर्म में भी समझा सकते हैं, रिटन फॉर्म में भी समझा सकते हैं या सिंबॉलिक फॉर्म में भी समझा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने बात करी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन मतलब मीडियम की, कि जिसके थ्रू जो सेंडर है वो रिसीवर तक अपनी बात पहुंचा सके। ठीक है, अब ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन भी दो तरह का होता है, एक होता है हमारा पर्सनल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन और एक होता है हमारा नॉन पर्सनल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। तो अब हम इन पर्सनल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन या नॉन पर्सनल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी बात को, या सेंडर अपनी बात को किसको कन्वे करता है, रिसीवर को कन्वे करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिसीवर कौन हुआ, एक ऐसा पर्सन जो कि मैसेज को रिसीव कर रहा है, जिसको मैसेज भेजा गया है। ठीक है, अब जैसे आपका सेंडर कोई एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, सिमिलरली रिसीवर भी आपका कोई एक इंडिविजुअल हो सकता है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकते हैं। लेकिन जो जनरली देखा गया है वो ये देखा गया है कि जो रिसीवर होता है हमारा कौन होता है, टारगेट कंज्यूमर होता है, जिस तक मार्केटर अपना मैसेज पहुंचाता है, उसको कन्वे करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिकोडिंग। तो हमने स्टार्टिंग में क्या बात करी थी, एनकोडिंग की। एनकोडिंग का क्या मतलब होता है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन जिसको किसी पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया गया हो। अब ये फॉर्म वर्ड्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं या पिक्चर्स भी हो सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जब रिसीवर के पास मैसेज पहुंचता है तो वो किस फॉर्म में है, एनकोडेड फॉर्म में है। ठीक है, अब इसको जो रिसीवर है वो क्या करेगा, डिकोड करेगा। डिकोड करने का मतलब ये हुआ कि जो भी सिंबल, वर्ड्स या पिक्चर्स हैं वो क्या कहना चाह रही हैं, क्या बताना चाह रही हैं, उस मैसेज को वो कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सेंडर ने मैसेज भेजा है वो रिसीवर ने उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया है। ठीक है, क्योंकि हर इंसान की अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अपनी कॉग्निटिव थिंकिंग सबकी अलग होती है, कोई अलग तरीके से सोचता है, कोई अलग तरीके से सोचता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात हो रही है तो सेंडर ने जो मैसेज भेजा
वो रिसीवर ने किस तरह इंटरप्रेट किया ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हो सकता है उसने गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया हो, सेंडर कुछ और कहना चाह रहा हो लेकिन रिसीवर ने उसको कुछ और समझ लिया हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है सेंडर कुछ अच्छी बात कह रहा हो, कुछ फ्रूटफुल बात कह रहा हो, लेकिन जो हमारा रिसीवर वो समझ ना पाया हो, लेकिन वो ऑफेंड हो गया उस बात को लेके। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना जरूरी है कि जो हमने मैसेज भेजा है या जो सेंडर ने मैसेज भेजा है, रिसीवर ने उसको उसी तरह कंसिडर किया है, यानी उसी तरह उसको इंटरप्रेट किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो जस्ट एज द सेंडर encodes the message, the receiver must decode it. Decoding is the process by which the receiver attempts to convert symbols conveyed by the sender into a message. Receivers may decode or interpret the message in different ways because their individual characteristics, experience, and background. For effective communication to occur, the message decoding process of the receiver must match the encoding of the sender. ठीक है, क्योंकि जो मैसेज इनकोड किया गया है वही तो डिकोड किया जाएगा ना, तो दोनों चीजें मैच होनी चाहिए। ठीक, वही मेरा कहने का मतलब था कि जो जिस तरह से सेंडर ने भेजा वही तरीके से रिसीवर को इंटरप्रेट भी करना है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है रेस्पॉन्स। अब इस पॉइंट को आप ऐसे समझिए कि आप किसी शॉपकीपर के पास प्रोडक्ट को परचेज करने के, लेट से फेस वॉश की बात करते हैं जो हम स्टार्टिंग करते आ रहे हैं, और आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको एक ऐसा फेस वॉश चाहिए जो कि आपकी स्किन का ऑयल और डर्ट को रिमूव कर सके और पिंपल्स भी ना हो। ठीक है, वही जो हमने पहले एग्जांपल दिया था। अब आप शॉपकीपर के पास गए, आपने प्रोडक्ट परचेज करना, तो आपने उनको बताया कि मुझे ऐसा सा प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, अब शॉपकीपर ने आपको वो प्रोडक्ट दिखाया, तो आप उनसे कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ठीक है, कि क्या इसमें जो लिखा है वो ऐसा होता है कि नहीं, और आपने कितने लोगों को ये प्रोडक्ट सेल किया, उनके कैसे फीडबैक रहे। ठीक है, तो आप एक तरह से उनसे थोड़ा सा ओवरव्यू लेने की कोशिश करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फीडबैक। और जब आपने शॉपकीपर से पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली और आप कन्विंस हो गए, तो आपने प्रोडक्ट को परचेज कर लिया। ठीक, प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, आपने यूज करके देखा। अब जरूरी नहीं है कि आपने जब प्रोडक्ट को यूज किया तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, हो सकता है नेगेटिव रिस्पॉन्स मिले। तो जिस तरह से आपको प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स मिलेगा उसी बेसिस पे आपका फीडबैक भी होगा। तो इस पॉइंट से हमें क्या समझ में आता है कि जो फीडबैक है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेंडर तक ये फीडबैक कितनी जल्दी पहुंच सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम अपने एग्जाम्पल को कंसिडर करें तो हमने फेस वॉश का एग्जाम्पल लिया था। लेट्स से कि आपने फेस वॉश को यूज किया लेकिन आपका नेगेटिव फीडबैक रहा। ठीक है, आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, आपको प्रोडक्ट नहीं अच्छा लगा, तो आप किसको बताएंगे? जिसने आपको पिच किया था। पिच किसने किया था? शॉपकीपर ने पिच किया था। तो आप जाके उसको बताएंगे कि आपने मुझे प्रोडक्ट के बारे में ऐसा ऐसा बताया लेकिन ये प्रोडक्ट वैसा नहीं निकला, मुझे ये प्रोडक्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा। ठीक है, अब जब आपने शॉपकीपर को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी तो शॉपकीपर क्या करेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि आपके प्रोडक्ट के बारे में ऐसी ऐसी कंप्लेन आ रही है। ठीक है, तो ये फीडबैक जितना ज्यादा देर होगा पहुंचने में वो उतना ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम क्यों हो सकती है? क्योंकि जो प्रोडक्ट की मार्केट है ना वो गिरना शुरू हो जाएगी। अगर कंपनी ने अपने प्रोडक्ट में चेंजेस नहीं किए तो प्रोडक्ट की जो मार्केट है वो गिरना शुरू हो जाएगी। प्रोडक्ट में चेंजेस कैसे होंगे? जब तक प्रॉपर फीडबैक नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जितनी जल्दी सेंडर को फीडबैक मिल जाएगा उतना वो वैल्यूएबल होगा, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम लगेगा, ज्यादा समय लगेगा सेंडर को फीडबैक मिलने में, तो वो उतना ही कम वैल्यूएबल हो जाता है। ठीक, लास्ट पॉइंट हमारा नॉइज। Throughout the communication process, the message is subject to extra noise factors that can distract or interfere with its reception. This unplanned distortion or interference is known as noise. Noise can affect any or all elements of the communication process. अब देखिए यहाँ पे नॉइज का ये मतलब नहीं है कि खड़े होकर चिल्लाना है, शोर करना। ठीक है, नॉइज का यहाँ पे ये मतलब है कि जब हम कम्युनिकेशन प्रोसेस में हैं और कुछ ऐसे एक्स्ट्रा नॉइज फैक्टर्स, मतलब कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिस्टॉर्ट करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उसको कहा जाता है नॉइज। ठीक है, देखिए इसको ऐसे समझिए कि लेट्स से आप शॉपकीपर के पास गए और वही फेस वॉश परचेज करने गए। आज मैं आपको फेस वॉश खरीदवा के रहूंगी। ठीक है, चलिए मजाक साइड रखते हैं।
फेस वॉश परचेज करने गए आप, ठीक है, आप फेस वॉश के बारे में आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, पूरे स्पेसिफिकेशन बारे में जान रहे थे, सब कुछ ठीक। अब उतने देर में क्या होता है कि उस शॉप पे बहुत ज़्यादा क्राउड आ जाता है, ठीक है, तो जो आपका शॉपकीपर है वो अपनी बात आप तक कन्वे ही नहीं कर पा रहा है, या फिर अगर कन्वे कर पा रहा है तो आप उसको प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है जब एक सेंडर और एक रिसीवर के बीच में कुछ ऐसे एक्स्ट्रा नॉइस फैक्टर्स या एक्सटर्नल फैक्टर्स कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं, उसी को हम नॉइस कहते हैं, ठीक है। इसका बहुत ही सिंपल और अच्छा एग्जांपल ये है कि लेट्स से कि आप कोई वीडियो देख रहे हैं, मान लेते हैं कि आप मेरा ही वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं कि वीडियो कैसा हो, जहाँ पे कोई बैकग्राउंड आवाज़ ना हो, मैं जो आपको कन्वे करना चाह रही हूँ वो इजीली कन्वे कर सकूँ, और जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ आप उसको उसी तरह से समझ सकें, राइट। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि ऐसे कई एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो हमारे कम्युनिकेशन को इंटरप्ट कर देते हैं, जैसे कि अगर कोई व्हीकल पास हो गई, कोई वेंडर पास हो गया, तो ये क्या कहलाती है, नॉइज कहलाती है, ठीक है, जब हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाता है। ओके, अब यहाँ जो एग्जांपल दिया इसको ही पढ़ लेते हैं। If there are too many advertisements of the same product of different brands in a single newspaper or magazine, it can create distraction। ठीक है, जैसे आप न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट रहते हैं प्रोडक्ट्स, और सेम प्रोडक्ट्स के रहते हैं एडवर्टीजमेंट, लेकिन वो डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोडक्ट रहते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका प्रोडक्ट परचेज करें, किसका प्रोडक्ट ना परचेज करें, किस ब्रांड का हमें प्रोडक्ट परचेज करना ही चाहिए, किस ब्रांड का नहीं। तो ये भी एक तरह से क्या होती है, नॉइज ही होती है, ठीक है। सो मैंने आपसे कहा था कि हम जब डिटेल डिस्कस कर लेंगे इसके बाद हम स्टार्ट पाएंगे, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या बात करी थी कि सेंडर होता है सबसे पहले कम्युनिकेशन प्रोसेस में, ठीक। उसके बाद सेंडर क्या करता है, इनकोडिंग करता है, ठीक। इनकोडिंग बाद क्या था, मैसेज, ठीक। अब मैसेज को किस तरह ट्रांसमिट किया जाएगा, किसी चैनल या मीडिया के थ्रू, ओके। नेक्स्ट जो मैसेज है उसको रिसीवर क्या करेगा, डिकोड करेगा, ठीक है। अब डिकोड करने के बाद जो रिसीवर है वो उस पर रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो पूछेगा, और भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन जरूरत होगी तो उसकी जानकारी लेगा, ठीक है। उसके बाद वो अपना फीडबैक प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि उसको पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करना है, नहीं करना है, वो सर्विस अवेल करनी है या नहीं करनी है, और ये फीडबैक किसके पास जाता है, वापस सेंडर के पास जाता है। और इस पूरे प्रोसेस के बीच में क्या रहती है, नॉइज रहती है, मतलब हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया। एक चीज यहाँ पे और बता दूं कि अगर आपके पेपर में कम्युनिकेशन प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है या कम्युनिकेशन प्रोसेस पूछता है, तो इस चार्ट को बना के जरूर आइएगा, ठीक है। कुछ इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, आराम से बन भी जाएगा पेपर में, और थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव भी लगेगा, ठीक। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स को। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। देखिए यहाँ भी मैं आपसे इसीलिए फीडबैक मांगती हूँ ताकि अगर मुझे कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे आप बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से भी लिंक कर सकते हो अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस को। और एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको कि एक्चुअली मेरे पेपर्स आ रहे हैं, तो हो सकता है मैं वीडियोस को इतनी फ्रीक्वेंटली ना डाल पाऊँ, डालूंगी फॉर श्योर ये है, लेकिन हो सकता है थोड़ा एक एक दो दो दिन के गैप पे ही डाल पाऊँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अपनी स्टडीज़ पे भी थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, थोड़ा टाइम वहाँ भी डिवोट करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।